हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना खंडेलवाल बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर के चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने पिछले टर्न पर आप लोगों को नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 पद्धतियाँ बताई थी। मोनोनोमियल नॉमनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर और तीसरा ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर। एंड इनके मैंने आपको नियम भी बताए थे कि किस तरह से नामकरण जो है एनिमल्स का रखा जाता है होता है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, कहाँ से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत जो है सबसे पहले एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिनको कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलाई में क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने जो एनिमल्स का वर्गीकरण है वो 2 समूहों में किया, एक तो इनाइमा ग्रुप और दूसरा एनाइमा ग्रुप में किया। इनाइमा ग्रुप में उन्होंने उन एनिमल्स को रखा जिनका ब्लड रेड कलर का होता है, जैसे कि समस्त कशेरुकी जीव। और एनाइमा में उन्होंने उन एनिमल्स को रखा जिनका ब्लड ग्रुप रेड कलर का नहीं होता है, जैसे कि सभी अकशेरुकी प्राणी। तो फिर वापस से महासमूह इनाइमा को उन्होंने 2 ग्रुप्स में बांटा। कौन कौन से? एक तो विविपेरस और दूसरा ओविपेरस। विविपेरस, इसके अंदर वो सारे एनिमल्स आते हैं जो कि बच्चे देते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि। ओविपेरस में वो सभी एनिमल्स को उन्होंने रखा जो कि एग्स देते हैं, अंडे देने का काम करते हैं, जैसे कि मछली, मेंढक, सीप, सांप इत्यादि। नाउ महासमूह एनाइमा को फिर उन्होंने 5 ग्रुप्स के अंदर बांटा। कौन कौन से? एक तो सिफेलोपोडा, दूसरा क्रेस्टेशिया, तीसरा कीट, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, फोर्थ है मॉलस्का एंड काइनोडर्मेटा और फिफ्थ स्पॉन्ज एंड सीलेंट्रेट्स। सिफेलोपोडा में उन्होंने जो जायंट स्नेल्स थे, घोंगे थे, उनको उन्होंने रखा। क्रेस्टेशिया में उन्होंने क्रैब्स और जो श्रिम्प्स थे उनको रखा। ईट इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स में उन्होंने सारे जो इंसेक्ट्स थे और जो मकड़ियों को उन्होंने जगह दी। एंड मॉलस्का और एकाइनोडर्मेटा में उन्होंने घोंगे और जो स्टार फिश थी उनको उन्होंने जगह दी। और स्पंज और सीलेंट्रेट्स में उन्होंने सभी तरह के जो स्पंज थे और सी एनिमोन्स को उन्होंने रखा। लगभग 2000 वर्षों तक अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया यही क्लासिफिकेशन चलता रहा। फिर जॉन रे ने बताया, स्पीशीज के शब्द का यूज़ किया, वंश और स्पीशीज शब्द का यूज़ सबसे पहले जॉन रे ने किया। और उन्होंने प्राकृतिक संरचना संबंधों के आधार पर फिर एनिमल्स का वर्गीकरण किया। तो कैरोलस लिनियस ने 1758 में सबसे पहले अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे में जातियों का जिस प्रणाली से वर्गीकरण किया, उसी से उन्होंने आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पढ़ी। उन्होंने ही जंतुओं के नाम जो है बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा, और आज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहलाते हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है। नाउ वर्गीकरण कितनी तरह से होता है? वर्गीकरण जो है वो 2 तरीके का से किया जाता है, एक तो नेचुरल क्लासिफिकेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इस तरह के जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने उन एनिमल्स को रखा जो जंतुओं के 1 या 2 लक्षणों के ऊपर ही आधारित थे। 1 या 2 लक्षणों से मतलब क्या है कि वो उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं, वो पानी में रहते हैं या कि ज़मीन पर रहते हैं, या फिर वो हर्बीवोरस हैं कि कार्निवोरस हैं। इस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। लेकिन कभी कभी जंतुओं को उनके स्वभाव और हैबिटेट्स के लेकिन प्लानी और एल्डर ने इस प्रकार का वर्गीकरण जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को वर्गीकृत करने में किया। लास्ट में जो बिहेवियर के आधार पर प्लानी ने जंतुओं को उनके फ्लाइट है, उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते हैं, इस आधार पर फिर वर्गीकरण एनिमल्स का किया। जिस तरह से प्लानी और एल्डर ने प्लांट्स का वर्गीकरण उनकी फ्लाइट और नॉन फ्लाइट के आधार पर किया, इसी तरह से लिनियस ने जो पौधों का आर्टिफिशियल वर्गीकरण किया वो उन्होंने उनके प्रजनन अंगों की संख्या के आधार पर किया कि प्रजनन अंग जो है उनके प्लांट्स के वो मोनोएंड्रिया हैं या डाईएंड्रिया हैं या पॉलीएंड्रिया हैं, इस आधार पर उन्होंने प्रजनन किया।
क्लासिफिकेशन किया। लेकिन इस तरह का जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो आसान तो है, लेकिन इसमें जो दोष है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रकार के वर्गीकरण में जो लक्षण है वो प्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव या पैरेलल प्रदर्शित करते हैं। मीन्स इसमें पता नहीं चलता है कि कौन सा प्रोग्रेसिव है और कौन से रिट्रोग्रेसिव और कौन से साथ साथ चल रहे हैं। दूसरे, इस जो वर्गीकरण है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो जंतुओं के विकास की दशा नहीं पता चलती है कि उनकी बच्चियों की दिशा किस तरफ है, कि वो मीन्स आगे की तरफ उनका विकास है या उनका पीछे की तरफ विकास है। मीन्स उनके जो डेवलपमेंट का, जो इवोल्यूशन का जो है वो उसमें पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह के वर्गीकरण में कई बार जो अलग अलग तरह के प्राणी हैं वो ही एक ही वर्ग में जगह पा जाते हैं, जैसे कि चमगादड़, कीट और बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग फाइलम के हैं, लेकिन वो सबको उड़ने वाले में क्योंकि रख दिया है तो एक ही फाइलम के अंदर आ जाते हैं। कभी कभी जो समान लक्षणों वाले जीव हैं उनको अलग अलग भी रख दिया जाता है, जैसे कि चूहा, चमगादड़ और व्हेल। चूहा जमीन पर रहता है, चमगादड़ उड़ती है और व्हेल पानी में रहती है, लेकिन है ये सब मैमल्स में। लेकिन कभी कभी इनके केवल इनके जो रहने के हैबिटेट के आधार पर इनको अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। तो कभी कभी जो इस तरह के क्लासिफिकेशन में जो लक्षण यूज़ में किए जाते हैं, वातावरण के प्रभाव से ये लक्षण जो हैं वो परिवर्तित भी होते रहते हैं। तो इस वजह से जो क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, वो मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से कुछ सारी बातें पता नहीं चल पा रही थी। इस वजह से फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन की जानकारी दी, मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। नेचुरल क्लासिफिकेशन में जीवों को जीव के बहुत से लक्षणों के आधार पर तथा उनकी अन्य जीवों और वातावरणीय दशाओं के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया। एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन में केवल एक या दो गुण ही नहीं लिए गए, बल्कि उनके कई सारे गुणों और आंतरिक और बाहरी गुणों के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया, और ऐसे गुण जो कि ज़्यादातर अपरिवर्तनीय होते हैं, उन लक्षणों को उनके वर्गीकरण का आधार जो है वो बनाया गया। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के लिए जो मुख्य लक्षण लिए गए, जो उनकी मार्फोलॉजी कैसी है, शरीर की एनाटॉमी कैसी है, साइटोलॉजी कैसी है, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, हिस्टोलॉजिकल वो कैसे होते हैं, और जेनेटिक्स के लक्षणों के आधार पर जंतुओं का फिर जो नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, स्तनधारियों के मेन जो करेक्टर्स हैं वो हैं स्तनों का पाया जाना, बाल, शरीर पर बाल होना, बच्चे देना, और जो हार्ट है वो 4 कोष्ठकों का होता है इस आधार पर, और लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक का नहीं पाया जाना, इस आधार पर उनका फिर वर्गीकरण किया गया। प्राकृतिक वर्गीकरण जो है पद्धति में जो होमोलॉजी का निर्धारण है वो उनके बाह्य गुणों के आधार पर और उनके जो आंतरिक गुणों होते हैं उनके आधार पर, और उनके साथ साथ उनकी कुछ विभिन्नताओं और लक्षणों के आधार पर, और इसके साथ ही जीव के उद्विकास और जातीय विकास पर का भी इनसे पता चलता है। मीन्स जो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में होमोलॉजी का जो डिटर्मिनेशन है वो आंतरिक लक्षणों के अध्ययन से जो है वो किया जाता है। ठीक है ना। इनके नेचुरल क्लासिफिकेशन के अच्छे होने के या सही होने के मेन रीजंस हैं कि जो जीवधारियों बीच में प्राकृतिक संबंधों को प्रदर्शित करते हैं ये, और ये वर्गीकरण संबंधित जंतुओं को एक ही वर्ग विशेष में जगह देते हैं। तीसरा, असमान लक्षणों वाले जो जीव हैं उनको एक वर्ग में जगह नहीं दी जाती है, इसलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से नेचुरल क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अच्छा और सही माना गया। नाउ टैक्सोनॉमी हायरार्ची, क्या होती है टैक्सोनॉमी हायरार्ची? जीवधारियों का वर्गीकरण करते समय उन्हें डिफरेंट टैक्सास, रैंक्स, ग्रेड्स, ग्रुप्स में विभक्त किया जाता है और इन्हें हम टैक्सास कहते हैं। वर्गीकरण करते समय इन वर्गों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। खास बात क्या है कि इनका वर्गीकरण करते समय हम क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में उनको व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरह से किसी जीव का वर्गीकरण पदानुकरण वर्गीकरण हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मीन्स
वर्गों को उनके एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, पदानुक्रम वर्गीकरण या हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। लिनियस ने सभी मिलती जुलती जंतु जातियों के लिए पहले 6 सीरीज जो है जेनरा उन्होंने बनाए, 6 क्लासेस में उनको बांटा, मैमेलिया, एविस, एम्फीबिया, पेसिस और इंसेक्टा में उनको बांटा। लेकिन आज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जंतुओं के संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर उन्होंने धीरे धीरे जब उनमें सुधार हुआ तो मेनली 6 क्रमबद्ध जो समूह हैं उनके अंदर बांटा। 6 क्रमबद्ध समूह कौन से हैं? फाइलम सबसे पहले, फिर क्लास आता है सबसे, फिर उसके बाद में ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर वंश और फिर जाति। तो इस तरह से 6 मेन समूह में उनको बांटा। इन समूहों के क्रम के अनुसार मिलती जुलती जातियां जो कि एक ही वंश में होती हैं या जो मिलते जुलते वंश एक कुल में होते हैं और मिलते जुलते कुल जो है वो एक गण में आ जाते हैं और मिलते जुलते गण जो है एक वर्ग में आ जाते हैं और मिलते जुलते वर्ग को फिर एक संघ में रखा जाता है। मीन्स सबसे ज़्यादा सामान्य जो लक्षण होते हैं वो संघ के होते हैं और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्पीशीज़ के होते हैं। तो जाति, यदि किसी जाति के अंदर एनिमल्स की संख्या बढ़ जाती है तो फिर उनके टैक्सास में पहले सब या सुपर या सुप्रा लगा दिया जाता है और इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसी को ही हम हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मीन्स जंतुओं के वर्गों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज है। थैंक यू।